अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा क्लास 9, जैसे कि आपको पता था कि मैं रिव्यू एक्सरसाइज पे हूँ अभी। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 करेंगे। ठीक है, तो आज इसको ख़त्म करते हैं, लास्ट लेक्चर्स का लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम बुक की तरफ। अच्छा जी, सिम क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 हमने लेक्चर कर लिया था। वीडियो आपके पास पहुंच गई है। अगर आपने नहीं देखी तो आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है, ये 3 क्वेश्चन जूस दी हुई हैं आपको, तो इनको हल करते हैं। ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 7, पहली पहली जूस है उसकी, इनको करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चले जी। अच्छा, ये देखें, अब स्क्वायर रूट 5 आया हुआ है। ठीक है ना, मतलब स्क्वायर रूट 5। तो अब इसका क्या करते हैं हम। ठीक है, इसको करते हैं हम x की 15, y की 35 और z 20, z की पावर 20 एक्सपोनेंट। इसको इस तरह डाल के इसको 1/5। अब 1/5 कैसे किया बेटा, आपको पता है इसको क्या कहते हैं। इसको 1/2 कहते हैं। अगर इसके बाहर 5 आ जाए तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1/5 आ जाएगा। अगर आ जाए 4 तो इसका क्या आ गया, 1/4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अब ये हमने कर लिया, इसका एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, 1/5 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, अब बारी बारी जो इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, इनको बारी बारी इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ। ठीक है, x15 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, y35, इधर मैं डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि मसला हो। वैसे भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 1/5 ओवर z, जिसको कहते हैं 1/5। ये हो गया हमारे पास। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए 5, 5, 5, 3, 15। ये देखिए 5, 5, 7। ठीक है, 5, 5, 4। तो क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा x, आपके पास 3 बन गई, ये 3 आ जाएगा। y की क्या बच गई, 7, y की 7 आ गया। ओवर z की क्या बच गया, 5, 4 था, 4 आता है ना इधर, z की 4। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। जैसा आपको ये दिया गया था, इसको हमने एक्सपेंशनल फॉर्म में चेंज किया। अब ये देखें, वैसे के वैसे डाल दिया, लेकिन इधर 5 था, √5 था, तो हमने क्या किया, 1/5 कर दिया। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशनल फॉर्म में। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म होते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। अच्छा जी, ये हो गया। फिर हमने जो हमारे पास जो पावर थी, एक्सपोनेंट था, वो उसी को फिर हमने इन सब की जो पावर थी, एक्स की 15 थी, उसकी भी 1/5 थी, एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे जूस की तरफ। अच्छा जी, अब आपके पास दूसरी जूस आ गई, इसको हल करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, पहले ऐसे करते हैं, पहले सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये देखें, ये लिख लिया। ठीक है, इसका लिख लें 2x, फिर एक बड़ी ब्रैकेट, फिर इधर डाल देंगे, क्योंकि इधर क्या मैंने आपको कहा था, ये देखें, अगर इधर 3 है तो क्या आ जाएगा, 1/3। अगर 4 है आपके पास तो आपके पास 1/4 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इधर 3 है तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब 27 है, मैंने कहा इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, 27,
3 के पहाड़े बजाय 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 1 2 3, 3 की पावर 3, ये आ गया। इसके बाद 2x वैसे था, तो ये भी 1/3 है। अब ये देखो इसका एक्सपोनेंट है, इसको एक्सपोनेंट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 की पावर ये 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, फिर वो आखिरी ब्रैकेट बच गई हमारे पास 1/3। अब फिर ये इसकी एक्सपोनेंट है, इसकी भी एक्सपोनेंट है, तो इस इनको 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 की पावर 2x बचेगा। तो ये भी आपके पास फाइनल आंसर है। देखिए 4 लाइनों में हमारे पास जवाब आ गया। सिंपल था, सिंप्लीफाई था, वो आपके पास हल हो गया। मैथ बड़ी इजी चीज़ है, लेकिन आपको अगर समझ आ गई ना, तो आप यकीन करें आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिजिक्स आ जाएगी, केमिस्ट्री आ जाएगी, आराम से हर चीज़ आ जाएगी। क्योंकि ये बाप बाप है ना, आपको पता तो है, बाप बाप होता है। मैथ सबकी बाप है, ठीक है ना। सारी मैथ से ही निकली है सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ हैरान होता हूँ कि अक्सर बच्चों की जो मैंने देखा है सप्लीज आती थी फिजिक्स में, कभी मैथ में कभी फिजिक्स में। जिसकी मैथ की नहीं आती थी तो फिजिक्स नहीं आती थी, मतलब फिजिक्स की आती थी तो मैथ की नहीं आती थी, मैथ की आती तो फिजिक्स की नहीं आती, मतलब किसी की दोनों भी आती थी। मतलब कहने का मकसद ये है, अगर जिसको फिजिक्स आती है तो उसको मैथ भी आती है, जिसको मैथ आती है उसको फिजिक्स आती है, मतलब दोनों क्लियर होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक चीज़ भी आती है तो ऐसे समझ दोनों आनी चाहिए, क्योंकि वो एक दोनों से मिलती जुलती हैं, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं। तो फिर भी समझ नहीं आती, पता नहीं क्या करते हैं बच्चे। चलो, अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 का जूज नंबर 1, जूज नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया फिर आप वीडियो को पीछे करें और कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन जूज नंबर 3 पे। अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन नंबर 7 की आखिरी जूज है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 6 है, ध्यान करना, ये बी नहीं है, ये 6 है। बी और 6 में तो थोड़ा सा मसला हो जाता है, मुझे लिखने में मसला हो जाता है, पता नहीं आपको होता है नहीं होता, लेकिन मुझे हो जाता है, इसलिए आपको वाज़ेह करना पड़ता है। मैं ऐसा करूंगा, बी 6 नहीं लिखूंगा, अगर बी होगा तो बी को बड़ा लिख दूंगा, अगर 6 होगा तो सिंपल सिंपल 6 लिख दूंगा, ठीक है। आपने भी ऐसे ही समझना है, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, सोचते हैं। भाई सोच लिया हमने, ये 6 है, 6 है, ये जो है हमारे पास बेस है, उसकी जो एक्सपोनेंट ठहरी हुई है n+2, मतलब ये जो 3 है इन दोनों की, मतलब इसकी एक्सपोनेंट क्या है, n+2, मतलब 3 की पावर n भी है, 3 की पावर 2 भी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 6 डॉट लगा रहे हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 3 की n डॉट 3 की पावर 2, और अब इसको भी टोटल हम इससे डाल देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। अब ये कैसे हुआ आपको बताता हूँ। आपको पता था ना वो क्या नाम है, जरा मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड होती है। अब ये देखें, अब इसी को मैं सॉल्व करके फिर इसी शक्ल में बना दूँ, ये 6 का 6 वैसे। अब ये देखें, बेसेदार सेम हो गया, सेम सेम हो गया। अब ये बेसिस सेम है तो ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई में हमेशा पावर क्या होती है, ऐड होती है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, n+2 वही की वही आ गई, देखें। और ये देखें, अब इसको बेसेदार सेम मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड होती है, n+1 -3 की वैसे की वैसे। समझ में आ रही है ना, मतलब मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड होती है अगर बेसिस सेम हो, बेसिस सेम हो, हाँ ये ख्याल रखना है। ये वैसे मैंने आपको रफ अमल करवाया है, ठीक है, वैसे सवाल ये है। अच्छा अब देखें, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, 6 3n डॉट 3 की पावर 2 9 आता है, और अब इधर देखें, इधर भी 3n है, इधर भी 3n है, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, एक जैसे है ना। अब 3n से गया तो ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने 3 बच जाएगा आपके पास, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई खा रहा था, माइनस ये 3n 1 द 3n, ये हो गया। अब ये 3n से गया, 6 निम 45, और 3 में से गया तो 2 बच गया, ये 1 द 1 है, आपको पता तो है। फिर आप इसको हल करते हैं, ठीक है, तकसीम करते हैं इसको, 45 टू, ऊपर वाला आपको पता है अंदर आता है और नीचे वाला बाहर होता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं। अब 2 दूने 4, 5 बच गया, 5 को नीचे दें, 2 दूने हाँ
मतलब ये कितने आते हैं? 9 6 निम 54 आता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 6 निम 54 आता है। मैं भूल गया जरा पहाड़ा। 6 निम 54 आता है, ठीक है, ओवर 2। ठीक है, अब इसको तकसीम इधर करते हैं। 54 ये 2, 2 टू द 4 1 4, एक 4 नीचे उतरेगा, ठीक है। 2 सत्ते 14, आपके पास क्या जवाब है? 27 फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ये सिर्फ थोड़ी सी इधर गलती, 6 निम 54 होता है, मैंने कहा 9 5 45, तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको समझ भी नहीं आया फिर आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। बात एक ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की जाने। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है। द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51. Find the 3 integers. वो कहता है आपके पास 3 consecutive odd integer है जिसको सम करने से 51 आता है। तो फाइंड द 3 इंटीजर्स, फाइंड करें वो 3 इंटीजर्स क्या है। मतलब वो कहता है कि द सम ऑफ द 3 consecutive odd integer is 51। मतलब आपको जमा करने से 3 consecutive integers odd integers वो 51 आता है ऐड करने से। और वो कौन से 3 इंटीजर्स हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं रजिस्टर पे। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो कहते हैं 3 consecutive 3 इंटीजर्स आपने फाइंड करने हैं। मैंने कहा 3 इंटीजर्स तो हमारे पास है नहीं, सिर्फ उसने 51 दे दिया है, वो भी ऑड इंटीजर्स। ठीक है, अब हमने कहा यार फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट ऑड इंटीजर्स, इंटीजर्स इसको नाम देते हैं एक्स का। ठीक है, अब हमने देने क्या है? ऑड। ठीक है, अब इसमें से हम एक पुट करें, क्योंकि हमने ऑड करने हैं ना, ऑड पुट करने हैं, ऑड इंटीजर्स। तो इधर एक डालें तो आपके पास एक क्या होता है आपके पास, आपको पता है वो होते हैं ऑड नंबर। 0 2 6 4 8 ये आपके पास इवन होते हैं, जुफ्त होते हैं। तक आपके पास 1 3 5 7 होते हैं। ठीक है, अब सेकंड करते हैं, सेकंड ऑड इंटीजर। अब इसको नाम दे रहा हूं मैं x+2। अब आप सोच रहे होंगे यार x+2 क्यों दिया? ठीक है, वो इसलिए दिया अगर हम x को 1 पुट करें और 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 3। तो 3 आपके पास क्या होता है? ऑड होता है। ठीक है, अब थर्ड ऑड इंटीजर्स x+4। अब फिर x की वैल्यू आप एक पुट करें, 1 + 4 क्या आ जाएगा? 5। 5 आपके पास क्या है? ऑड नंबर। ठीक है, मतलब कहने का ये है अगर x है तो ये आपके पास 1 1 वैसे वो ऑड है, x+2 है, अगर इधर एक पुट करें वो कितना हो जाएगा? 3। ये आपके पास क्या है? ऑड नंबर। इसी तरह x+4 है, इसमें भी एक पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ये भी आपके पास ऑड नंबर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहता है? अब वो क्या कह रहा था? द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51। मतलब वो 3 इंटीजर्स consecutive odd integers इसको सम करने से 51 आता है। अब हमारे पास 3 तो आ गया, हमने लेट कर लिया। इसको क्या किया था हमने? लेट किया, फर्ज किया, सपोज किया, बहुत से नाम है आपको पता है। ठीक है, हमने लेट किया, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, लेट किया हमने, ऐसे नहीं किया। पहले हमने लेट किया क्यों? हमारे पास नंबर भी नहीं थे, सिर्फ उसने 51 दिया भाई। ऐसे 3 नंबर consecutive odd इंटीजर जिसका सम करने से 51 आता है। फाइंड द 3 इंटीजर। अब 3 इंटीजर भी हमने फाइंड करने हैं।
वो हमें पता भी नहीं है, इसलिए हमने अपनी मर्जी से दे दिए। इधर में हमने x दिया, आप कोई नंबर दे सकते हैं, मतलब कोई वेरिएबल दे सकते हैं, a दे सकते हैं, b दे सकते हैं, z दे सकते हैं, k दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने x दे दिया, y भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इंटीजर जो है वो नंबर जो है वो आपने ऑड रखने हैं, ये याद रखना, ठीक है। हाँ ठीक है। और अब उसने क्या कहा था, सम करने से। अब इनको सम करते हैं, ये बारी बारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। ये देखें x, ये फर्स्ट आ गया, दूसरा क्या है हमारे पास x+2, अब तीसरा क्या है हमारे पास x+4। इनको सम करने से 51 आता है, वेरी सिंपल। सम करने से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा इज इक्वल टू 51। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये x है, ये x है, ये जो 2x है, नहीं देखें एक मिनट, 1x 2x ये 3x हो जाएगा, ये प्लस क्या है, इधर भी प्लस है ना, ये 3x हो गया। ये क्या है ना, ये 2 और 4 कितना होता है, ये भी 6 होता है, इज इक्वल टू 51, ठीक है। 3x हो जाएगा इधर, ये 6 उधर चला जाएगा, 51 अपनी जगह पे ठहरा, ये इधर चला जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 3x, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 3x इज इक्वल टू 45 बनेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जी। आपके पास ये 3x इज इक्वल टू 45 था, तो ये 3/3, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट इंटीजर्स की, ऑड इंटीजर्स की, वो हमारे पास आ गई। x इज इक्वल टू 3 3 5 15, x की वैल्यू आपके पास आ गई। मतलब ये है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, मतलब 15, ठीक है, जो हमने लेट की थी। अब हमारे पास सारी आ जाएंगी, वो कैसे मैं बताता हूँ। आपके पास फर्स्ट ऑड इंटीजर, आपने क्या फाइंड किया था, क्या लिखा था, लेट किया था आपने, x लेट किया था। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है, 15, ये आपके पास आ गई, ठीक है। सेकंड, वही हम रिपीट कर रहे हैं, सेकंड ऑड इंटीजर्स, वो आपने क्या फाइंड किया था, मतलब लेट किया था x+2, ठीक है, x+2। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है, 15, ये आपके पास +2, अब 17, ये आपके पास सेकंड इंटीजर आ गया। थर्ड ऑड इंटीजर्स, वो आपने क्या किया था, x+4, जो आपने लेट किया था, फिर दोबारा आपने पुट भी करना होता है, ये नहीं है कि उसको छोड़ देना है। ऐसा समझो आप मैथ वालों से उधार ले रहे हो, लेकिन उसको वापस तो करना है ना हर हाल में। जैसे अल्लाह में ये फरमाते हैं, कर्ज मर्ज है, वो आपने देना है लाजमी हर हाल में, या तो आखिरत में आपको इसका हिसाब किताब होगा। अगर आपने 1 रुपया भी किसी ने खाया होगा ना, आपकी तमाम नेकियां जाएं। इसलिए मैथ वाला भी पे असूल का पक्का है ठीक है। और जो से हम उससे उधार लेते हैं उसको वापस करना पड़ता है, ऑटोमेटिक देना पड़ता है, मर्जी हो नहीं, वो लाजमी लेता है, वरना ऐसे सवाल हल नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अब x की वैल्यू क्या आती है, जो हमने फाइंड की थी, x की वैल्यू 15+4, ये आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 90, ठीक है। अब आपके पास 3, वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि 3, इसको थोड़ा सा दिखाते हैं ना, क्या नाम है, ये देखें, वो कह रहा था दी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, वो हमारे पास आ गया, इज इक्वल टू 51 था। फाइंड दी 3 कंसेक्यूटिव, हमारे पास आ गए थे, ये देखें, फर्स्ट हमने दिया था x, सेकंड दिया था x+2, और थर्ड दिया था हमने x+4। तो हमने वो अब फाइंड कर लिया, ये देखें, ये देखें, ये देखें, x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई, लेकिन हमने फर्स्ट इंटीजर क्या दिया था, x दिया था, मैंने उसके इक्वल टू 15 आ गया, और सेकंड दिया था, वही हमने वैल्यू पुट कर दी 17 या 19, मतलब हमारे पास तीनों इंटीजर्स आ गए। पहला भी आ गया 15, दूसरा भी आ गया 17, और तीसरा भी आ गया 19। ये आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया, 8 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं कि अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other buckets. How many balls are where?
हाउ मैनी बॉल्स वेयर इन ईच बकेट। वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स पिक की और उनको दो अलग अलग जगह पे रखी, बकेट्स बाल्टी को, बॉल्स को 96 बॉल्स को दो अलग अलग बकेट्स में रखी, संभाल के रखी, ठीक है, ऐसे समझ लो। वो कहता है कि वन बकेट्स 8 बकेट्स 28 मोर बॉल, मतलब वो कहते हैं देन दी अदर बकेट, मतलब वो कहता है कि एक बकेट में, एक बाल्टी में 28 बॉल्स रखी बाकी बॉल्स की निस्बत। हाउ मैनी बॉल्स वेयर इन ईच बकेट, वो कहता है कि बताएं बाकी कितना बॉल्स बकेट्स में डाली है, हर एक बॉल्स कितने में डाली। तो ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो बात तो वेरी सिंपल है, उसके पास 96 बॉल थी जो दो अलग अलग बकेट्स में रखी, तो एक बकेट्स में उसने 28 बॉल रखी बाकी बॉल की निस्बत, ठीक है। तो हाउ मेनी बॉल्स इन वेयर इन ईच बकेट्स, और कितना, और बाकी एक एक मतलब वो कहता है कि बाकी जो बकेट्स हैं उसमें कितनी कितनी बॉल रखी है हर एक में से, तो ये भी आपने बताना है, ठीक है। अब चलते हैं हम नोटबुक की जाने। चले जी, ये हमारे पास जो है ना वो हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा कलर्स चेंज करता हूँ, आपको पता तो है, ठीक है। पहले हम करते हैं टोटल बॉल्स आपके पास कितना थी। टोटल बॉल्स वो था आपके पास 96, ठीक है। कितनी थी आपके पास? 96 बॉल्स थी। अब हमने, क्योंकि वो कहता है कि दो अलग अलग बकेट्स में रखी, मतलब 96 बॉल्स को, और उसको अलग अलग जगह पे, और वन बकेट्स में मतलब 28 बॉल्स रखी, ठीक है ना, बाकी बालू बकेट्स की निस्बत, तो हर एक बॉल्स में कितना बकेट्स में कितना बॉल्स रखी, ये आपने बताना है एक में। तो इसको थोड़ा सा और करते हैं, ठीक है। अब हम लेट करते हैं, लेट दी नंबर्स, ठीक है, ऑफ बॉल्स पुट वन बकेट्स। पहले हम एक बकेट्स की बात करते हैं, ठीक है। कितने की? एक बकेट्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। इसको एक्स का नाम दे दिया क्योंकि हम लेट कर रहे हैं ना एक बकेट्स, पहले एक बकेट्स का तो पता हो कितना मिल जा रही है, ठीक है। फिर हम करते हैं नंबर्स ऑफ द बॉल्स, सेकंड नंबर ऑफ द बॉल्स, सेकंड क्या, पहले एक बॉल्स की बात है, मतलब बकेट्स को नाम दे दिया एक्स का, अब सेकंड बॉल्स बकेट्स का देख रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ द बॉल्स पुट इन अदर्स बकेट्स, उसको नाम दे दिया एक्स, क्योंकि आपके पास एक ये थी, और उसने क्या कहा था? 28, ये देखें 28 बकेट्स, 28, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहता है? अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं क्योंकि इधर सफा खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहा था उसने? एक बकेट एक्स और दूसरी बकेट सेकंड में अदर बकेट्स, वो कितना था? प्लस करेंगे, ऐड करेंगे एक्स प्लस 28, और टोटल कितनी बॉल थी? 96, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है। टोटल 96 आपके पास बॉल थी, एक बकेट हमने नाम दे दिया एक्स का, लेट किया हमने, और दूसरी बकेट को हमने नाम दिया एक्स प्लस 28, क्योंकि आपके पास 28 दिया गया था, ठीक है। मतलब एक बकेट्स में, मतलब उसने कहा एक बकेट्स में 28 बाकी बॉल की निस्बत, ठीक है, 96। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये 2x हो जाएगा प्लस 28 इज इक्वल टू 96। अब 2x अपनी जगह पे ठहरा रह जाएगा, ये 28 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा? 68, ठीक है, बटा 2 ओवर 2, ये इससे कैंसल, ये भी इससे कैंसल, तो क्या आ जाएगा? 2 3 6, 2 4 8,
आपके पास क्या आ गया 34, मतलब आपके पास एक बकेट स्लो आ गया। अब सेकंड की, सो द नंबर ऑफ बॉल्स, ये भी लिखना होता है ना, आपको पता है, इन फर्स्ट बकेट में क्या आया आपको, वो आपको बात पता था। आपने एक्स दिया था, हमने लेट किया था एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 34। फर्स्ट बकेट में आपके पास 34 आ गया। अब आपने नंबर ऑफ द सेकंड, नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड, पहले फर्स्ट की बात थी, अब सेकंड बकेट्स। अब सेकंड बकेट में कितना थी, क्या नाम दिया था हमने, x प्लस 28, ठीक है। तो अब x की वैल्यू आपके पास क्या थी 34 प्लस 28, क्या आ जाएगा आपके पास 62 आ गया, इज अ फाइनल आंसर। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने सवाल में क्या कहा था, सवाल में ये कहा था, सवाल में वो कहता है कि अब्दुल्ला ने पिक की थी 96 बॉल, टोटल क्या आपके पास थी 96 बॉल्स थी, ठीक है। तो दो अलग अलग जगहों पे उसने बकेट्स में रखा 96 बॉल को, एक बकेट में उसने 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट्स, ठीक है। हाउ मेनी बॉल्स, वो तो कहता है कि बताएं बॉल्स जो है ना, कितनी बॉल्स उसने बकेट्स में रखी, ठीक है। तो ये आपने एक एक में बताना था। टोटल बॉल्स हमने कहा 96 थी, ठीक है ना। फिर हमने लेट किया, लेट दी नंबर ऑफ द बॉल्स पुट वन बकेट, उसको एक्स का नाम दे दिया। फिर हमने नंबर ऑफ द बॉल्स पुट इन द सेकंड बकेट, एक्स प्लस 28 दे दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फिर हमने क्या किया, फिर हमने वही वैल्यू ऐड कर दिया, एक्स पहला बकेट, फिर ये दूसरा बकेट इज इक्वल टू 96 था, ठीक है। तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 34। सो द नंबर, हमने कहा सो द नंबर ऑफ द बॉल, फिर हमने जो लेट किया था फिर उनको दोबारा तो देना था। सो द नंबर ऑफ द बॉल्स इन द फर्स्ट बकेट, इसको नाम दिया था हमने एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गया 34, हमारे पास फर्स्ट बकेट की वैल्यू आ गई 34। अब नंबर ऑफ द बॉल इन द सेकंड बकेट्स, अब सेकंड बकेट्स की नंबर हमारे पास क्या था, x प्लस 28 दिया था हमने, लेट किया था, फिर x की वैल्यू हमारे पास 34 आ गई, प्लस 28 इज इक्वल टू 62। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इतना मुश्किल था भी नहीं, लेकिन आसान था। मजे के क्वेश्चन, मजे के जी। अब हम चलते हैं आखिरी और लास्ट क्वेश्चन की जानिब। वो लंबा तो है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसमें हम करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है, 20 पेज है। अब वो कह रहे कि सलमा, एक सलमा है, लड़की का नाम है, ठीक है, गर्ल। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7 whole 1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. वो कहता है सलमा ने बैंक में इन्वेस्ट किया 3,50,000, सलमा ने, बात को समझो, विच पेड सिंपल प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ कितना परसेंट, 7/1/4% पर एनिमम, ठीक है, 2 पर एनिमम, ठीक है ना। आफ्टर 2 साल बाद उसने जो है ना, उसका जो परसेंटेज प्रॉफिट हुआ वो हुआ 7/1/4। द रेट वाज इंक्रीज, फिर वो इंक्रीज हुआ 7/1/4% से इंक्रीज हुआ 8% हुआ पर एनिमम, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द 7 years, वो कहते हैं कि टोटल आपने 7 years का अमाउंट प्रॉफिट बताना है आपने, कितना हुआ सलमा को, वो आपने बताना है बेटा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहले मेन चीज होती है आपने क्वेश्चन को समझना होता है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। अब आपने समझ लिया क्या कह रहा है, ठीक है। 7 साल के आपने प्रॉफिट निकालना है उनका, सलमा का। टोटल उसने इन्वेस्ट किया था 3,50,000। अब देखते हैं कितना होता है उसका बेचारी, ठीक है। चलते हैं रजिस्टर की जानिब। अच्छा, ऐसा करता हूँ मैं, इसको जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर ही रखता हूँ, ठीक है, फिर नीचे रजिस्टर, ताकि सवाल लिखा हुआ है, ताकि इसी सवाल को जो है ना मैं वो आपको कराता रहूँगा, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास
क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब पहले आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व हो गया, ठीक है, ये सॉल्व लिखा हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं। प्रिंसिपल आपको पता है टोटल अमाउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इसको मैं पी का नाम देता हूँ, और पी के कितना है, 3,50,000, ठीक है। 3,50,000 आपके पास टोटल रकम है, ये देखिए 3,50,000, ठीक है ना, बैंक में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसने रेट क्या बताया, ये देखें, एट द रेट विद सिंपल प्रॉफिट, रेट क्या, 7/1/4 मिनिमम, ठीक है। इस ऐसे करते हैं, इनके दो हिस्से बना लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। वो इस तरह, क्योंकि हमारे पास ये देखें 3,50,000 तो उसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है ना। एक रेट है उसने 7/1/4 mm आफ्टर 2 साल पहले, फिर उसके बाद 8% हुआ, मतलब दो रेट हैं, पहले ये 7/1/4 था, फिर 8% हुआ। इन दोनों का फाइंड करना है ना, फिर जाके फाइंड टोटल ईयर पता लगेंगे। हमारे पास 8% भी है, 7/1/4% भी है, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें होंगी, ठीक है। तो अब रेट उसने क्या एक बताया हुआ, रेट क्या है आपके पास, रेट उसने एक को नाम दे देते हैं R1 का, वो कितना है हमारे पास, 7/1/4%, 7/1/4%, ठीक है। अब उसका टाइम कितना है, आफ्टर 2 years, 2 साल, टाइम क्या है उसका, टाइम टी को नाम देते हैं, ठीक है, T1 दे देते हैं ताकि उसका भी आएगा ना, T1 2 years, ठीक है। अब हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, मतलब उसका प्रॉफिट फाइंड करना है, उसको I1 दे देते हैं। अब दूसरा चलते हैं, रेट, इसको नाम दे देते हैं R2 का, क्योंकि एक जैसा था, आपको पता सेम हो जाएगा। फिर उसका क्या था, 8%, ये देखें 8%, ठीक है। अब उसका टाइम क्या था, अब सोच रहे होंगे यार इधर तो टाइम नहीं है, इधर तो 7 यार, वो तो हमने फाइंड करना है 7 साल का, इसको देते हैं T2 का, इधर आ जाएगा 5। अब बेटा फिर कैसे, वो है टोटल उसने कितने थे, 7 साल, 2 साल तो इधर हो गए, तो बाकी कितना बचे, 5। बात समझ में आई या नहीं आई जी, ये 5 years, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसका भी इंटरेस्ट फाइंड करना, दोनों का इंटरेस्ट फाइंड करना है, ये हो गया। अब इंटरेस्ट का आपके पास फार्मूला आना चाहिए। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, I1 = PR1 T1/100, सिंपल सी बात है। अब I1 = P की वैल्यू आपके पास 3,50,000, ये है, और R1 आपके पास क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 7 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले के साथ जमा होता है, 4 7 28, 29/4, और इसको तकसीम करते हैं, 29 अंदर, 4 दोनों, 4 7 28, एक बचेगा इशारिया 0, 4 दूने 8, 2 बचेगा 0 अपनी तरफ से, और ये 4 5 20, 7.25, ठीक है। अब उसके बाद टी क्या आपके पास, 2 years ओवर 100, ठीक है। ये 2 0 से कहीं आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, I1, आपके पास I1 आ जाएगा 57,750, ठीक है। ये आपके पास I1 आ जाएगा, इंटरेस्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट 2 फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट 2 पी का फॉर्मूला यही है, लेकिन R2 आ जाएगा, T2 आ जाएगा, ओवर 100 आ जाएगा, ठीक है। अब I2 = P की वैल्यू आपके पास 3,50,000, और R2 आपके पास क्या है, 8 है, 8% था, और 5 years आपके पास थे, तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। फॉर्मूला वही है, ये 2 0 से गई, आप इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई, इंटरेस्ट 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये चीज तो आ गई, अब सलमा की अमाउंट कितना थी आफ्टर 7 साल बाद, तो वो हमने फाइंड करनी थी मेन चीज। फिर आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, ये देखें, फाइंड द अमाउंट ऑफ शी हैड द एंड ऑफ 7 year, 7 साल उसकी जो टोटल अमाउंट थी वो कितना बनी प्रॉफिट की, वो हमने बताना है। अब इधर हम लिखेंगे सलमा
अमाउंट कितना आफ्टर 7 years, ठीक है। वो कितना थी, एक थी 3,50,000 जो उसने इन्वेस्ट की थी, प्लस इन्वेस्ट तो की थी, वो तो इन्वेस्ट तो होना था ना, मतलब प्रॉफिट टोटल इसने इन्वेस्ट भी की थी, वो रकम तो उसके पास जाएगी ना, प्रॉफिट तो जाएगा जाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की थी वो तो वापस ही आएगी ना। आप सोच रहे होंगे यार ये क्यों लिखा बात कॉमन सेंस की है यार। इसको भी प्लस करना है, और दूसरी रकम हमारे पास क्या निकली ये भी, तो 1,40,000, तो इसको टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5,40,750, ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब ये कैसे, ये देखें, मतलब सीधी सी बात है, आपने 50,000 इन्वेस्ट किए बैंक में, एक बंदे को उधार दिया 50,000, उसको कहा यार जो है ना यार मैं 50,000 तो दे रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे जो है ना इसका 10% डिस्काउंट, आपने वो प्रॉफिट देना है इसका 10%, मतलब समझ लें आप 2,000 देना यार मुझे 50,000 का। जब वो ले जाएगा आपके पास, काम शाम करेगा, जब वो आपको वापस करेगा 50,000 भी देगा और ऊपर 2,000 भी देगा, कितना हो जाएगा 52,000। तो इधर भी ऐसी है, सलमान ने कितना इन्वेस्ट किया था, 3,50,000 किया था, पहले उसको 7 होल 1/4% प्रॉफिट हुआ था, फिर उससे बढ़कर 8% हुआ, फिर हमने 7 होल 1/4 का क्या है प्रॉफिट बनना, 50,750, और 8% का जो प्रॉफिट बना वो बना 1,40,000, सबको ऐड कर दिया 5,40,750, सलमा को बचे प्रॉफिट, ठीक है। तो यही बात थी, 3,50,000 उसकी टोटल थे, तो बाकी जो बचे वो जो ना आपके पास, आपको पता है कि वो प्रॉफिट वाले थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं, पीछे जाके देख सकते हैं, वीडियो को पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। मैंने यूनिट नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज भी कर ली है, एमसीक्यूज भी कर लिए, और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 भी कर लिया, रिव्यू एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए, मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है। कमेंट भी बताते भी नहीं हो यार, आपको आते भी नहीं है यार, मेरे व्यूज भी नहीं आते, देखा तो करो। चलो कमेंट नहीं करते कोई मसला नहीं है, देखा तो करो, देखते नहीं हो तो कमेंट तो किया करो देखोगे तो भी कमेंट करोगे, बात भी कॉमन सेंस की है यार, बस मैं भी आधा पागल हो गया हूँ। अच्छा जी, तो अब हमने कर लिया यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 करेंगे, लॉगरिथम्स करेंगे, जो हमारी प्रीवियस बुक में तीसरा चैप्टर था, लेकिन अब उन्होंने दूसरा चैप्टर कर लिया। सुनने में ये आ रहा है कि वो भी ये सिलेबस भी खत्म हो रहा है, देखा जाएगा, बुक खत्म होगी तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। चले ठीक है जनाब, स्टूडेंट्स आप मेरे लिए तो जनाब हो, ठीक है। चले स्टूडेंट, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मुझे भी इजाज़त दीजिए, आप भी इजी रहें अब, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।